ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इंडिविजुअल ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमको डिटरमाइन करना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, उससे रिलेटेड हमने पहले डिस्कस किया था इंडिविजुअल ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या होता है। बेसिकली इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या होता है, सपोज अगर हम केटल में वाटर बॉईल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इस एक छोटे से एक सिस्टम में, ठीक है ना, जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है, उसको हम डिनोट करते हैं एच से। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था एच नॉट होता है आउटसाइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ऑल्सो कन्वेक्शन कोएफिशिएंट, और एच आई होता है इनसाइड कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे सिस्टम को एज्यूम करके चलता हूँ जो क्या है, सबमर्ज है, इसमें फ्लूइड में भी लिक्विड और गैस, तो क्या होगा, अगर वो किसी एक मेटल सरफेस से सेपरेटेड है, ओके, अगर वो मेटल सरफेस से सेपरेटेड है और मुझे इस पूरे एक सिस्टम का क्या करना है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालना है, तो मैं कैसे डिटरमाइन करूंगा। तो प्रीवियस हमने लेक्चर में देखा था, हमने एक्सप्रेशन राइट किया था। अभी जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये एक मेटल सरफेस जो शेडेड फॉर्म में है, वो क्या है, सबमर्ज है इन फ्लूइड। तो यहाँ पर सारे टेम्परेचर नोटिफिकेशन, सॉरी, सिंबल हमको मेंशन किए हुए हैं, T1 क्या है, T2 क्या है, कोल्ड साइड रीजन क्या है, हॉट साइड रीजन क्या है, हॉट साइड फ्लूइड फिल्म कौन सी है, कोल्ड साइड क्या है। तो लास्ट डेरिवेशन में हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया था अप टू हियर, यहाँ तक हमने नोट किया था। आपको अगर याद होगा तो मैंने बोला था कि आउटसाइड एरिया जो है उससे मैंने डिवाइड किया, तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिला। अभी नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप नोट करेंगे क्या कि अगर मैं इनसाइड एरिया, मैं सिलेंडर केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इफ आई कंसिडर सिलेंडर, तो क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, पाई डी एल होता है, ठीक है ना। इससे आउटसाइड का एरिया पाई डी नॉट एल हो जाएगा, मतलब इनसाइड है तो डी आई हो जाएगा, आउटसाइड है तो डी नॉट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ इसको रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ एक्सप्रेशन देखो, हमारे पास रेशो है, यहाँ पे क्या है, ए नॉट और ए आई का रेशो है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, क्लियर है। तो हमको ये इसको रिप्लेस करना है विद डायमीटर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों एरिया निकालेंगे, इनका रेशियो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इस इक्वेशन में 3.14 में वापस से क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो फिर देखेंगे क्या आता है। तो एक काम करिए, आप लोग इसको नोट करना स्टार्ट कीजिए, फिर उससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि सेम प्रॉब्लम अगर हमारे पास है तो उसको हम किससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ए आई, इनसाइड एरिया ऑफ ट्यूब और पाइप, तो क्या है, पाई डी आई एल है। सेकंड क्या है, आउटसाइड एरिया ऑफ पाइप क्या है, आउटर पाइप का एरिया कितना होगा, पाई डी नॉट एल होगा। दोनों का रेशियो अगर हम लोग देखते हैं तो क्या आएगा, डी नॉट अपन डी आई आएगा, ठीक है। अभी इसमें मेंशन किया है, डी डब्ल्यू क्या है, लोगरिथमिक मीन डायमीटर। लोगरिथमिक मीन डायमीटर आपको पता है, मैंने एक्सप्रेशन आपको करवाया था सिलेंडर को, सिलेंडर के केस में और स्क्वायर के केस में मैंने आपको मीन रेडियस निकालना सिखाया है, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग जनरली मीन रेडियस कैसे निकालते हैं, एल एन आर एम इक्वल्स टू आर टू माइनस आर वन अपॉन एल एन आर टू अपॉन आर वन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने वैसे भी हमने सीखा है। तो आप इस एक्सप्रेशन को जब हम लोग पुट करेंगे 3.14 में, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन विद अगेन एंड अगेन यूज्ड इन वेरियस प्रॉब्लम। तो आप ये नोट कर लो, इक्वेशन नंबर 3.17, आप इसको नोट कर लें। 3.17 एंड 3.18 आप नोट कर लें। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। जस्ट लेट मी नो, अगर आपने इसको अगर आप इसमें आपने इसको नोट कर लिया है तो जस्ट लेट मी नो, सो मैं इसको और इलिब्रेट करूं।
सर 3.18 इक्वेशन में क्या किया उन लोगों ने? 3.17 देखो, आप यहाँ देखो हमने क्या किया। सबसे पहले ये रेशो निकाला, आउटर एरिया इनसाइड एरिया, ठीक है। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई डी एल, आई फॉर इनसाइड एंड ओ फॉर आउटसाइड। हमने इसका रेशो निकाला और इस इक्वेशन नंबर कहाँ पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 3.14 में पुट कर दिया। कैसे पुट कर दिया, इसको डी नॉट आई नॉट को यहाँ पुट किया, सेम डी नॉट आई नॉट को यहाँ पुट किया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। यस सर। जो आप डी डब्ल्यू देख रहे हो एक्सप्रेशन में, वो क्या है, हमारा क्या है, लोग मीन रेडियस है, ठीक है। उसको पुट करेंगे, यस सर। इन प्लेस फॉर्म हमें ये मिलेगा। आपको बस इक्वेशन नंबर 3.17 नोट करना है, जस्ट नोट इट। इसके बाद अगर मैं एक केस कंसीडर करता हूं, आप जस्ट इस एक्सप्रेशन को देखो, इक्वेशन नंबर 3.21, इक्वेशन नंबर 3.21 आपने अभी नोट किया, 3.18। अभी इस एक्सप्रेशन को देखो, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, कर्सर दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। ओके, देन अभी अगर हम क्या करते हैं, मैंने एज्यूम किया जो सिलेंडर है, ठीक है, उसके इनसाइड और आउटसाइड जो डायमीटर है वो सेम है। क्या है, एज्यूम्पशन है मेरा कि उसका इनसाइड और आउटसाइड का डायमीटर सेम है। और जो मेटल सरफेस जो हम लोग यूज कर रहे हैं सेपरेशन के लिए, उसकी थिकनेस बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो क्या होगा, जब वो नेग्लिजिबल होगी, अगर ये दोनों सेम है, जैसे डी आई डी नोट के टर्म में आपको एक्सप्रेशन यहाँ मिला होगा, तो ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ये नेग्लिजिबल है तो इसका जो रोल है वो भी खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो इस टर्म में मिलेगा, देखो 1/u इक्वल्स टू 1/h0 प्लस 1/hi, यही मिलेगा हमको। अगर मैं मिडिल टर्म जो है उसको नेग्लेक्ट कर दूं और ये एज्यूम कर लूं क्या इनसाइड और आउटसाइड जो डायमीटर है पाइप का वो सेम है, तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, यही मिलेगा। ये देखो आप, ये मिलेगा 1/h0 प्लस 1/hi, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको रीअरेंज किया, तो मुझे मिला 1/u इक्वल्स टू h0 प्लस hi h0। इसको नोट कर लो आप। सर सिर्फ हाँ, सिर्फ इक्वेशन नंबर 3 पॉइंट आप ऐसा एजम्पशन लिखो जो मैं बोलता हूँ आपको। लेट्स assume that if the thickness of if the hello let's assume that the thickness of separating section or the metal is too low, so we can ignore it, okay। तो एंड हम लोग एक और assumptions लेके चलेंगे, क्या चलेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि if the inside and outside diameter of pipe is similar or same, मतलब क्या हुआ, हेलो मेरे साउंड आ रहा है, हेलो, ओके 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 ओके। सो अगर मैं एजम्पशन क्या लेके चल रहा हूँ, इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर पाइप का सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक हम 2 पाइप्स कंसीडर करके चल रहे हैं हीट एक्सचेंजर, लाइक इन हीट एक्सचेंजर हम लोग करके चलते हैं। अभी क्या है कि ये क्या हुआ, सिंगल पाइप है। ये किस केस में पॉसिबल है कि एक सिंगल क्या है, थिन प्लेट है,
इसलिए क्या हो रहा है, एकदम एकदम डाइल्यूटेड, एकदम थिन प्लेट है, इसलिए क्या होगा, जो इनसाइड और आउटसाइड जो डायमीटर है उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, बहुत ज्यादा थिन है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, सिमिलर ही काउंट कर लेते हैं, तो क्या होगा, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये एक्सप्रेशन हमको मिलेगा। दिस इज द वेरी यूजफुल एक्सप्रेशन इन कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। ओके, तो ये क्या है, 1 अपॉन यू, ये यू क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू द 1 अपॉन एच नॉट प्लस 1 अपॉन एच आई। एच आई क्या है, इनसाइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, एच नॉट क्या है, आउटसाइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर दिस डेरिवेशन। ओके नेक्स्ट, अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराऊंगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे कुछ। ओके, लेट्स गो विद द न्यूमेरिकल। ओके ठीक है, देखते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉलोइंग फैक्टर और डर्ट फैक्टर। लेट मी शो यू। हाँ, ओके, यू कैन सी, जस्ट मेंशन ए हेडलाइन फॉलोइंग फैक्टर, जस्ट राइट इट। फॉलोइंग फैक्टर बेसिकली क्या होता है कि जब हम इक्विपमेंट रेगुलर यूज में लेते हैं, तो अगर जैसे लाइक इन हीट एक्सचेंजर, तो इसमें क्या होता है कि जो हम वाटर यूज करते हैं, ऐसे जनरली इन इंडस्ट्री में हम लोग वाटर यूज करते हैं ऐसे कूलेंट, अगर उसका प्री ट्रीटमेंट नहीं होता है, अगर उसको प्रॉपर हम क्या करते हैं, ट्रीट नहीं करते हैं या उसको वाटर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, तो उसके उससे क्या होता है, उसमें जो डिजॉल्व सॉल्ट होता है उसकी कोटिंग क्या होता है, मेटल सरफेस पे होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपने इसको अपने इसमें फिल्टर, आप हमारे यहाँ जो वाटर फिल्टर होता है घर पे, एक्वा गार्ड और ये सब, आपने उसमें भी देखा होगा, एक पर्टिकुलर किसी टाइम के बाद क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल है, जो मेटल्स हैं, बेसिकली मेटल ऑक्साइड्स है, वो क्या होता है, उसकी कोटिंग स्टार्ट हो जाती है। डिटो इन केस ऑफ हीट एक्सचेंजर सेम ट्रेंड हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि कुछ कोटिंग क्या होता है कि स्केलिंग स्टार्ट होता है। स्केलिंग मींस लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। ये इस तरह से स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर होना चाहिए प्रॉपर, अभी क्या होता है, सब ये जो सॉल्ट्स हैं ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं और क्या करते हैं, जो थर्मल कंडक्टिविटी, हमको पता है कि मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, पर क्या होता है जब ये कोटिंग स्टार्ट हो जाती है मेटल के सरफेस पे, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होने लगती है मेटल की। क्यों? क्योंकि अभी ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, सॉल्ट या जो स्केल्स के ऊपर सरफेस पे फॉर्म हो गई है। तो क्या होता है कि हम सपोज हमको हीट एक्सचेंज करना है, और इन जनरली जब वो नया इक्विपमेंट था तो 80 वॉट तक हीट क्या हो जाता था, एक्सचेंज हो जाता था। पर हम देखते हैं विद टाइम ड्यूरेशन, आफ्टर 1 ईयर, ये हम लोग देखते हैं कि उसकी उसमें जो हीट ट्रांसफर रेट है वो घट गया, कितना हो गया, 60 रह गया। फिर हम और 1 या 2 साल और अगर हम लोग रेगुलर इसको यूज करते हैं, तो क्या होगा, वो 50 या 40 वॉट तक ही रह जाता है। मतलब क्या हो रहा है, अब जो फ्लूइड है प्रॉपर क्या क्या नहीं कर पा रहा है, मिक्सअप नहीं हो पा रहा है, और क्या कर रहा है, हीट प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है फ्रॉम वन लिक्विड टू अनदर। तो ये जो फिनोमिना कहलाता है, ये जो फैक्टर कहलाता है, वो फॉलोइंग फैक्टर कहलाता है। जस्ट अभी हमने एक एक्सप्रेशन ऊपर नोट किया था, आपने ये इक्वेशन नंबर 3.23 क्या था,
ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, 1/u इक्वल्स टू 1/hi इनसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, सॉरी कन्वेक्शन कोफिशिएंट, प्लस ये थिकनेस है इसकी मेटल सरफेस की, ये इसकी थिकनेस है x, के क्या थर्मल कंडक्टिविटी है, प्लस 1/h0 क्या है आउटर सरफेस पे जो क्या हो रहा है हीट कन्वेक्शन फ्लो, कन्वेक्शन कोफिशिएंट है आउटर सरफेस पे, इनसाइड पे है कि थर्मल कंडक्टिविटी है मटेरियल की या मेटल की, और ये उसकी थिकनेस है। आरडी जो मैंने एक टर्म इसमें में ऐड किया है यही फॉलोइंग फैक्टर है, ये वो फैक्टर है, ये वो क्या करता है, देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये यहाँ देख रहे हो आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स क्या होगा, अगर आरडी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो क्या प्रॉब्लम होगी कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कम हो जाएगा, मतलब जो हीट जो पहले ट्रांसफर हो रही थी, जो क्या हो रहा था ट्रांसमिट हो रही थी हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड में, वो नहीं हो, अब वैसी नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस एक्सप्रेशन को आप नोट कर लें, इस एक्सप्रेशन को नोट कर लें, उसके बाद ओके, तो अभी क्या करना है, आप इस एक्सप्रेशन को नोट कर लें, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे आरडी क्या है, आरडी क्या है कि ये रेजिस्टेंस है जो क्या कर रहा है हीट को फ्लो होने से रोक रहा है। तो सपोज अगर मेरे पास डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है, मतलब एक पाइप है जिसमें हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वो कवर्ड किससे है, एक उससे बड़े डायमीटर के पाइप से जिसमें कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो अब क्या होगा, जो स्केलिंग होगी वो सिर्फ इस सरफेस पे नहीं होगी, इनर पाइप पे नहीं होगी, वो आउटर पाइप पे भी होगी। तो जो ये फॉलोइंग फैक्टर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उन दोनों केस में, दोनों पाइप्स के केस में हम लोग करेंगे। तो उस केस में ये एक्सप्रेशन जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है आपको दिख रहा होगा, ओके। तो ये फैक्टर जनरली ये इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, इनसाइड है डर्ट फैक्टर, ये आउटसाइड पाइप जो है उसका डर्ट फैक्टर है, और अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो इनका सम अप करके हम लोग इसको यहाँ पर एक टर्म और ऐड कर देते हैं, इसको नोट कर लें। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डर्ट फैक्टर की यूनिट काउंट करेंगे। तो इन जनरली आपको पता है कि जो एच की यूनिट होती है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की जो यूनिट होती है, तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। और यहाँ क्या है, यहाँ क्या है होता है, ये इसकी रिवर्स होती है क्योंकि ये इरिवर्सिबल कॉम्बिनेशन है, सॉरी ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो इसकी यूनिट होगी उसकी अपोजिट इसकी यूनिट होगी, तो क्या होगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, आरडी की यूनिट क्या है ये आपको नोट करना है, पूरा टर्मिनोलॉजी यहाँ तक मैंने हाईलाइट कर दिया है। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने। हेलो, हेलो, सर हाँ, नहीं आ रही। हेलो,
हेलो सर। सर मैं बोल रहा हूँ जो स्केल फॉर्मेशन होती है उसको स्टॉप कर सकते हैं मतलब ऊपर? स्टॉप कर सकते हैं मतलब? सर हेलो। कम कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, देखो क्या होता है कि जब हम इक्विपमेंट डिजाइन करते हैं तो इस पैरामीटर को कंसीडर करके चलते हैं कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला कूलेंट को या फ्लूइड को, तो हो सकता है कुछ मेटल पार्टिकल या ये फॉलिंग फैक्टर हमको ऑब्जर्व हो। तो हम उसके हिसाब से क्या करते हैं, फ्लूइड की डिजाइन, इक्विपमेंट की डिजाइन में चेंज करते हैं। इनफैक्ट हम लोग जनरली क्या करते हैं कि हम जो फ्लूइड का फ्लो है इस तरह से मेंटेन करते हैं कि उस पार्टिकल को सेडिमेंट या सस्पेंड होने का मौका ही नहीं मिले। आपको भी पता है जब फ्लूइड होल्ड होता है, मतलब वो स्टेशनरी फेज में होता है, तब उसमें पार्टिकल सेटल होना स्टार्ट होते हैं। पर अगर वो मूविंग फॉर्म में है तो पार्टिकल इतनी जल्दी सेटल नहीं होते। हमने केमिस्ट्री लैब में भी देखा है कि मे बी पॉलीमर वाला जब मैंने आपको एग्जांपल करवाया था, थोड़ा सा उसको जब हम हीटअप करते हैं तो उसमें डिजोल्व हो जाता है। फिर जब कूल डाउन करते हैं और स्टेयरिंग नहीं करते हैं तब उसमें हेजिनेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली मेरा ये बोलना है कि अगर वो मोशन में रहेगा फ्लूइड और थोड़ा हाई मोशन में रहेगा, मतलब हम उसकी वेलोसिटी को इस तरह से मॉनिटर करें या इस तरह तक मेंटेन करके रखें कि हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी अच्छा हो, और क्या हो, और ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल है इनको सरफेस पे सेटल होने का मौका नहीं मिले, तो क्या हो सकता है हम काफी हद तक इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। ओके, और कुछ डाउट है किसी को? ओके, तो नेक्स्ट में देखता हूँ, ये हमें देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो क्या है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की रेंज दी हुई है डिफरेंट केसेस में। लाइक जो हमने थर्मल कंडक्टिविटी देखा था, थर्मल कंडक्टिविटी के केस में हम लोगों ने देखा था कि मेटल के केस में ज्यादा होती है, लिक्विड के केस में उसके कंपेयर में कम होती है, और गैसेस फॉर्म में उसके कंपेयर में और कम होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सेम कंडीशन यहाँ पे इसने डिस्कस की है कि जो हमारा फिल्म हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, मतलब जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है इनसाइड और आउटसाइड का, तो वो किस केस में कम और ज्यादा होता है। अभी देखें, नो फेज चेंज, अगर वाटर है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में ही प्रेजेंट है तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की रेंज कहां से कहां तक होगी, 300 से 20,000 तक होती है। ठीक है ना। गैस के केस में 20 से 300 होती है, एयर के केस में 1 to 50 होती है। मतलब सबके सबसे कम कहां पर हम लोग देख रहे हैं, 1 to 50 किस केस में है, ये एयर के केस में है। ठीक है। अभी गैस के केस में क्या होता है, अगर डेंस डेंस गैस है, मतलब क्या है, मीथेन है या हाइड्रोकार्बन्स है कोई, तो उसमें देखो नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, मास ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, मास ज्यादा होगा तो उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। और क्या होगा, जो फ्लूइड का जो हीट का जो फ्लो है वो इजी होगा विद कंपेयर टू एयर, क्योंकि एयर की डेंसिटी कम होती है, 1 होती है। अभी हम ओके, अभी कंडेंसर आपने स्टडी नहीं किया है, इवेपोरेटर स्टडी नहीं किया है, तो ये डिस्कस नहीं करते हैं, बस इतना करते हैं, नो फेज चेंज ये वाटर केस में कितना होती है, रेंज यहाँ देख लो आप, गैस के केस में कितनी होती है, इसको नोट कर लीजिए आप। ये अगर होगा ना तो वाइवा वाइवा के केस में आज हो सकता है आपसे पूछ सकता है। अभी अगर एक्सटर्नल वाइवा हुआ तो उसमें बोलेंगे कि वाटर के हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, कन्वेक्शन केस में हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको बताना है कि अगर हम हीटिंग करते हैं तो 300, कूलिंग में 20,000 तक होती है। ये बिटवीन 200 300 टू 20,000 तक ये वेरी करती है। इस तरह से आपको ये जो 5 पॉइंट्स है नो फेज चेंज वाले, ये आपको नोट करना है। जस्ट मैंने हाईलाइट किया अभी, इसको आप नोट कर सर लीजिए। हाँ रवि। ट्रांसफर को भी होगा उतना ही। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जितना अच्छा होगा उतना ही
ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी अच्छा होगा, मतलब हीट इजीली क्या होगी, फ्लो होगी। ठीक है, सही है। ओके ठीक है ना, आप बस इसको नोट कर लें। जैसे हमने थर्मल कंडक्टिविटी के लिए बोला था कि थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर अच्छा होगा। सेम सेम केस इस केस में होता है, अगर क्या होगा हमारे पास कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर अच्छा है तो क्या होगा, हमारे पास जो कन्वेक्शन जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो बेटर होगा। ओके आपने अगर नोट कर लिया हो, स्मिथ स्मिथ आपने नोट कर लिया? यस सर। ओके आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट है आपको? श्रेया श्रेया यस सर। आपको आया समझ में? हाँ सर समझ में आया। ओके ओके बेटर। ओके तो आप अटेंडेंस चैट बॉक्स में मुझे मेंशन कर दें, मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ।